नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम लोग राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में अध्ययन करेंगे। भास्कर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एनसीएफ 2005 जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का शॉर्ट फॉर्म है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। आइए देखते हैं इसमें क्या खास बातें कही गई हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 है क्या। तो 2000 की जो पाठचर्या थी, इसको और आगे और सुदृढ़ बनाने के लिए जो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो टीम गठित की गई, उसने जो है वो राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की रूपरेखा में अपने क्या योगदान दिए उसका अवलोकन करते हैं। तो यह एक विद्यालय शिक्षा का अब तक सबसे नवीनतम दस्तावेज है। ये जो विद्यालय का कार्यक्रम है, विद्यालय शिक्षा है, विद्यालय की शिक्षा को आगे बढ़ाने का, वो उसका एक नवीन दस्तावेज था। इसमें राष्ट्रीय स्तर तक के शिक्षाविद, वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ और अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया। उस समय प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर चुने हुए विद्वानों के द्वारा इस नए राष्ट्रीय चुनौतियों को एक नया रूप दिया गया, नए रूप में देखा गया इन चुनौतियों को, और एक नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 को नया स्वरूप दिया गया। इसके सिद्धांत को देखते हैं। इन्होंने 5 मुख्य सिद्धांतों को अपनाया, जिनका मुख्य सिद्धांत था कि स्कूल में जो ज्ञान है, जो स्कूल का जो ज्ञान है, उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, अर्थात ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। और दूसरा इन्होंने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, पढ़ाई को रटंत्र विद्या या रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित किया जाए। खाली रटने की प्रणाली पर जोर ना दिया जाए, बल्कि उसको क्रियान्वित किया जाए, उसको जीवन का अभिन्न अंग बनाया जाए। केवल रट के ही शिक्षा को एक सीढ़ी की तरह ना प्रयोग किया जाए। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया कि बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर ढूंढने का जो है वो अवसर मुहैया कराया जाए। इसके लिए वो पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना रहें, अर्थात बच्चे जो है अपने चहुमुखी विकास के लिए अपना जो जिन चीज़ों में उनकी रुचियाँ हैं, उनमें वो अपने चहुमुखी विकास के अवसर खुद ढूंढें, ना कि वो पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर रहें। अगला पॉइंट कहा गया, अगली बात कही गई, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाया जाए और कक्षा की गतिविधियों को उससे जोड़ा जाए। जो परीक्षा है, परीक्षाओं को इतना सख्त ना करके उनको लचीला बनाया जाए और कक्षागत की जो गतिविधियां हैं उनको उनकी पढ़ाई से जोड़कर देखा जाए। और लास्ट का बिंदु, 5वां बिंदु बोला गया कि ये एक प्रजातांत्रिक देश है, इसलिए इसमें जो भी संरचना है, छात्रों के द्वारा जो भी विकास करना है, ऐसी भावी पहचान का विकास किया जाए जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं भी सम्मिलित हों, समाहित हों। अर्थात जो ऐसे वर्ग का निर्माण किया जाए जो केवल अपने निहित स्वार्थों की ओर ना ध्यान दे करके, बल्कि समस्त राष्ट्र की जो चिंता है, राष्ट्र का जो विकास है, उसकी ओर चिंता करें, उसके राष्ट्र की चिंता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के विकास को आगे बढ़ाएं। ऐसी व्यवस्था की जाए हमारी शिक्षा प्रणाली में, जिससे व्यक्तिगत विकास को से ऊपर उठकर समाज या राष्ट्र को उच्चतर स्थिति में लाया जा सके। आइए देखते हैं इसका मुख्य सुझाव क्या था। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के जो सुझाव दिए गए, वो सबसे पहले शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज़ें छात्रों को ज्ञात हैं, जो उनको पहले से मालूम है, उनको उस ज्ञान से जोड़ते हुए जो चीज़ें अज्ञान हैं, उनके नॉलेज में नहीं है, उनकी जानकारी में नहीं है, उनको उस ओर से जोड़ना। अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, जो चीज़ें उनको साफ साफ दिखाई दे रही हैं, उनसे उस चीज़ों को भी, उनके ज्ञान की, उनकी कल्पना को, उनके चिंतन को आगे बढ़ाया जाए। तो बच्चे अपने ज्ञान और कल्पना को आगे अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने दिमाग से उसको सोचें और उस पर आगे कार्य कर सकें। ऐसा सुझाव इस पाठचर्या में दिया गया। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, तो इस पाठचर्या में कहा गया कि सूचना को ज्ञान ना माना जाए, अर्थात केवल सूचना भर
को ज्ञान मान करके उसको सही तौर पे देख के, जान के, समझ के ही उस पर विश्वास किया जाए और उसके ज्ञान को नए नए विधियों से जोड़ा जाए। अगला पॉइंट दिया, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। कहने का तात्पर्य है केवल इतना बड़ा पाठ्यक्रम बना दिया जाए, इतनी मोटी मोटी किताबें बना दी जाएं कि बच्चे उसको केवल रटंत विद्या पे ही निर्भर हो जाए, ऐसा ये जो है असफलता का प्रतीक है। बल्कि कम और उसको जीवनोपयोगी बनाया जाए, जो पाठ्यक्रम है उसको थोड़ा सा हो और उसको प्रैक्टिकली तौर पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का अवसर प्रदान किया जाए, तो ये जो है उनके जीवन के लिए और भी ज़्यादा अनुभव लाएंगे और भी ज़्यादा उनमें सफलता का कारण बनेंगी। ना कि उनको मोटी मोटी किताबें दे करके पढ़ाया जाए, बहुत विशाल सारा पाठ्यक्रम बनाया जाए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। यानी कि जो मूल्य हैं, जीवन के मूल्य हैं, नैतिक हैं, आचरण हैं, इनको केवल उपदेशों में ना दिया जाए, इनको केवल कहा ना जाए, इनको केवल बताया ना जाए, बल्कि स्वयं एक आदर्श बना जाए और एक आदर्श जीवन उनको जीने की राह दिखाई जाए। ये केवल उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर ही संभव है। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस करके या बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। कहने का तात्पर्य है वो अच्छा विद्यार्थी है जो अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को तार्किक रूप से प्रस्तुत करता है अपने शिक्षक के सामने, अपने गुरु के सामने, और उनसे उस पर आगे बढ़ने के नए नए मार्ग, नई नई क्रियाओं को सीखता है, जानता है, वो अपने विचार को प्रस्तुत करता है। ऐसे शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाना है। अगले बिंदु की ओर आगे ध्यान देते हैं। छठा बिंदु है, अभिभावकों को सख्त निर्देश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनने की आकांक्षा रखना गलत है। कुछ अभिभावक करते क्या हैं कि बच्चों को अपनी अपनी इच्छा थोप देते हैं कि नहीं हमारा बच्चा ये बनेगा, हमारा बच्चा वो बनेगा, हमको डॉक्टर बनाना है, हमको इंजीनियर बनाना है, जबकि किसी बच्चे की रुचि किधर है इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो इस सुझाव दिया गया इस पाठ्यक्रम में कि ऐसे अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों की आकांक्षाओं को, बच्चों के ऊपर जो आकांक्षा है, बच्चे जिस पे अपेक्षा रखते हैं, जिसको वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, बल्कि उनकी छोटी उम्र में अपनी इच्छाओं को न थोपा जाए। सातवां महत्वपूर्ण बिंदु आयोग द्वारा कहा गया या पाठचर्या कार्यक्रम द्वारा कहा गया कि बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। अर्थात जो बच्चे स्कूल से बाहर के जीवन में तनाव मुक्त रहेंगे वो शिक्षा को बहुत अच्छे से, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, अरस्तु जी द्वारा ये शब्द कहे गए थे। तो उनको बुला के उस तनाव भरे जीवन से, तनाव की स्थिति से बालक को मुक्त रखना है। उसको किसी भी तरह से किसी भी तनाव में रखना उचित नहीं होगा। आठवां बिंदु कहा गया पाठचर्या के द्वारा कि कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं। कई बार हम लोग कहते हैं विद्यालय में बच्चों से शांति से पढ़िए, अपने मन में पढ़िए, मनन करिए, चिंतन करिए, किंतु हर जगह ये चीज़ संभव नहीं हो पाती है। कभी कभी बच्चों को साथ में कक्षा वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षा में जब बच्चे एक दूसरे के आवाज़ से आवाज़, स्वर से स्वर मिला के शास्वर वाचन करते हैं तो वो कहीं न कहीं बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इस तरह से ये चीज़ पाठचर्या में कहा गया, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में कहा गया कि हर जगह पे शांति का पाठ पढ़ाना, शांति का नियम लागू करना संभव नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए कभी कभी उनको जीवंत कक्षागत वातावरण को भी छूट देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, जिससे उनके पढ़ाईगत वातावरण को प्रोत्साहन मिलेगा और वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे, सीख सकेंगे। अगली बात कही गई कि शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा जाए, अर्थात और वो शैक्षिक गतिविधियाँ जिनको बच्चे करने में रुचि रखते हैं उसमें बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक जो हैं, उनके माता पिता जो हैं, उनके संरक्षक जो हैं, उनकी भी सहभागिता को उसमें जोड़ा जाए, उनकी भी सहभागिता उसमें ली जाए। 10वां बिंदु जो आयोग द्वारा या पाठचर्या के रूपरेखा द्वारा 2005 में एनसीएफ द्वारा कहा गया, उसमें ये कहा गया कि समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने के अवसर दें, या जो समुदाय है
जो शैक्षिक समुदाय है, कक्षा का वातावरण है, उसको एक मानवीय संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए। मानवीय संसाधन के तौर पर उसको हर जगह से प्रयोग करके उस समुदाय को और उस मानव जीवन के कल्याण के जो भी उपयोगी संसाधन है उसको प्रयोग में लाया जाए। अगली बात जो आयोग द्वारा या एनसीएफ द्वारा कही गई, वो कही गई खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए है। रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को प्रोत्साहन ना दिया जाए। अर्थात जो खेल खेल में हम सीखने की बात करते हैं, उस खेल खेल में हमको सामूहिकता की बात की भावना की जाए। हमें एकता की बात को ध्यान में रखना है, एकता को सीखना है। एक राष्ट्रीय एकता हो, चाहे सामाजिक एकता हो, चाहे वो भावनागत एकता हो, उसको हमें बनाए रखना है। ना कि किसी के रिकॉर्ड को तोड़ने की पहल करना है, उसकी भावना को ठेस पहुंचाना है या उसको आगे बढ़ना है। इस तरह से हमको नहीं करना चाहिए। हम उस सामूहिकता की भावना से, हम जैसे मान लीजिए कि वो खेल खेल रहे हैं तो हमें उसमें अपनी टीम की सामूहिक एकता के लिए सामूहिक जीत दर्ज करने के लिए करना, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति के रिकॉर्ड को तोड़ने की भावना से करना नहीं। खेल को खेल की भावना से देखना है, शिक्षा को शिक्षा की भावना से देखना है। हमें उसमें आनंद की प्राप्ति करना है, हमें उसमें प्रेम की अनुभूति करना है, ना कि किसी की भावनाओं के साथ खेलकर उसको ठेस पहुंचाना है। अगली बात कही गई एनसीएफ द्वारा कि बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपनी मातृभाषा में, जो उसके माँ बाप जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, वो उसी लैंग्वेज में, उसी लहजे में बात करता है। इसलिए बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, या बच्चे जो है उसी माहौल में, उसी महत्वपूर्ण परिवेश में रहते हैं जिस परिवेश में उनके माँ बाप रहते हैं। इसलिए शिक्षक अधिगम परिस्थितियों में उनका प्रयोग किया जाए। अर्थात भाषा का प्रयोग, उस क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग का असर उनके शिक्षण अधिगम में पड़ेगा। इसलिए उनके शिक्षण अधिगम परिस्थितियों को सुचारू रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए उनको उनकी ही मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। ये चीज एनसीएफ 2005 में कही गई। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए। ये बात कही गई आयोग द्वारा कि जो बच्चे पुस्तकालय में जाते हैं, पुस्तकालय में कभी कभी उनके मन में कोई इच्छा जागृत होती है कि हमको ये चीज़ पढ़नी चाहिए, ये इसमें क्या है, उनकी जिज्ञासा बढ़ती है कि इस पुस्तक में क्या है, इस पुस्तक में क्या है, इसमें क्या कहा गया है, ये क्या हमारे लिए हितकर हो सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके उनको जो उनको पुस्तकें महत्वपूर्ण लगें, वो उनको चुनने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, उनको पढ़ने का अवसर उनको दिया जाना चाहिए। अगली बात एनसीएफ द्वारा कही गई, वो पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती है जो अंतःक्रिया का मौका दें। सही बात कही गई कि वो बच्चे जिन पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते हैं, जिनमें उनकी रुचि होती है, तो उनको कुछ करने की इच्छा जागृत होती है, उनमें कुछ कार्य करने की, कुछ अंतःक्रिया करने की, कुछ सोचने की, कुछ समझने की जो अंतःक्रिया होती है, उसका अवसर प्रदान करती हैं पुस्तकें। इसलिए उनको पुस्तकों को चुनने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। एनसीएफ द्वारा 2005 में जो अगली महत्वपूर्ण बात कही गई वो ये थी कि कल्पना व मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करावें। जो कल्पना शक्ति है बच्चों की, उनमें विकास करके, उनके चिंतन को, उनके तार्किक बौद्धिक क्षमता को विकास करके, विकसित करके, उनके मौलिक लेखन को अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उनके जो अंतःक्रिया के द्वारा, अपने चिंतन मनन के द्वारा, जिज्ञासा के द्वारा उनको ये चीज़ सीखने का, सोचने का, समझने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसी बात एनसीएफ 2005 में कही गई। अगली महत्वपूर्ण बात कही गई कि सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय में बच्चों को हमेशा सजा ही दिया जाए, ये भी उनकी कहीं न कहीं उनमें हीन भावना की प्रवृत्ति को जागृत करती हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा ना तो अच्छे कार्यों पर हमेशा पुरस्कार दिया जाए, कोई छोटा से छोटा कार्य हो तो ना तो हमेशा पुरस्कार की ज़रूरत होती है और ना ही हमेशा ज़रूरत होती है सज़ा देने की। तो बच्चे कभी कोई गलती करे तो उनको समझाया भी जा सकता है, उनको बताया भी जा सकता है, उनके ज्ञान को विकास किया जा सकता है कि बच्चे ये बेटा ये चीज़ गलत है, इसलिए वो ध्यान दोबारा हो सकता ना दें। तो उनको बार बार सज़ा और पुरस्कार की भावना को नहीं उनमें पनपने देना चाहिए, उनको नहीं पनपने देना है। हमें हर जगह पे सज़ा ना देनी है, ना ही हर जगह पे छोटी सी छोटी चीज़ों को पुरस्कार देना है।
अगली बात कही गई कि बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। यानी कि बच्चे का जो अनुभव है, जो उसका स्वर है, जो जो उसके बोलने की सीखने की क्षमता है, उसको विकसित किया जाए। बाल केंद्रित शिक्षा में इन चीज़ों को जोड़ा जाए, ना कि उनमें अपनी चीज़ों को जोड़ा जाए। बच्चों को जो अनुभव है, जो उनको करने की क्षमता है, उनको उसमें सम्मिलित किया जाए। उनके स्वर को प्राथमिकता दी जाए कि वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्या उसको सही से अच्छे से कर पा रहे हैं, उनको उसमें प्राथमिकता दी जाए। जहाँ पर सुधार की आवश्यकता हो, सुधार होने की संभावना हो, वहाँ पर सुधार का अवसर प्रदान किया जाए। अगली बात कही गई, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो भी हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं या आयोजन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया जाता है, तो उसमें मनोरंजन के जगह पर, मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध जो है उसको प्रश्रय दिया जाए, उसको स्थान दिया जाए। यानी कि जो सुंदरता है, उसकी अलौकिकता है, उसको हम ध्यान में रखें, ना कि केवल मनोरंजन को ही जगह दे, स्थान दे। एनसीएफ 2005 में बोला गया कि शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को अपनाया जाए, जो शिक्षक प्रशिक्षण विद्यार्थियों के मूल्यांकन को आगे बढ़ाती हैं। यानी शिक्षकों का समय समय पर भी प्रशिक्षण होना बहुत आवश्यक, प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है, उनको प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है। अब विद्यार्थियों में कितना सीखा, कितना जाना, कितना उसका अवलोकन किया, इसके लिए उनका भी मूल्यांकन समय समय पर होना बहुत जरूरी है। इसलिए विद्यार्थी हो या शिक्षक प्रशिक्षण हो, इनका समय समय पर इस प्रक्रिया को अमल देने का, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता है। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय समय पर पहुँचाया जाए। यानी कि जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, जो बच्चों को अच्छा सा पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों के लिए शिक्षक गुरु हैं, उनको जो भी अकादमिक संसाधन हैं, चाहे जिस तौर पे हों, जैसे इस समय प्रोजेक्टर्स द्वारा पढ़ाई होनी शुरू हो गई है, तो शिक्षकों को समय समय पर अकादमिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, नए आचार विचार नवाचार से उनको अवगत कराया जाए और उनको भी डेवलप किया जाए। इसलिए हर समय की ज़रूरत के अनुसार शिक्षकों को अकादमिक संसाधन और नवाचार के द्वारा नवाजा जाना चाहिए, जिससे उनको आगे बढ़ने का, स्वयं के और बच्चों के भविष्य संभालने का अवसर प्राप्त होगा और बच्चे हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के विकास के प्रहरी बन सकेंगे। जय हिंद।